गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 4, जिसमें हम देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है, तो हम इसमें देखेंगे इसके डेरिवेशंस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको डेरिवेशंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो गाइस ये है एक हमारे कॉलम, तो ये है इसका मोबाइल फेस एंड ये हमारा है जो है सैंपल, जिसको हमको क्या करना है, सेपरेट आउट करना रहता है। तो होता क्या है कि जो भी हमारा कंपाउंड है वो पोलर नेचर का होता है, ठीक है। मतलब पोलर नेचर जैसे कि OH ग्रुप वाला हो गया, NH2 हो गया एंड COOH। तो हमारा जो स्टेशनरी फेज़ है उसका भी नेचर जो है वो पोलर होता है। तो दोनों पोलर होने के कारण क्या होता है, इसकी इन दोनों की एफिनिटी जो है वो अच्छी होती है। तो अगर दोनों की एफिनिटी जो है वो अच्छी होगी तो इसके कारण क्या होगा कि हमारा जो सेपरेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम अच्छे से करने के लिए, मतलब उसके सेपरेशन प्रोसेस को अच्छा करने के लिए, और जो हमारा सैंपल है वो इस स्टेशनरी फेज़ में एब्जॉर्ब हो जा रहा है, उसको हम रिड्यूस करने के लिए इसका डेरिवेशंस करते हैं। तो हम डेरिवेशंस में ये करते हैं कि जो भी इसका फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको हम जो है मॉडिफाई करते हैं और उसके जो भी केमिकल नेचर है उसको चेंज कर देते हैं। तो अगर वो पोलर नेचर का है तो वो जो है नॉन पोलर नेचर हो जाएगा, मतलब वो वोलेटाइल जो है वो बन जाएगा और आसानी से वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो डेरिवेशंस करने का मेन यही रीज़न है कि हमारे जो कंपाउंड है उसके सेपरेशन प्रोसेस को आसान करने के लिए हम उसमें डेरिवेशंस करते हैं। तो हम इसको देखते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेरिवेशंस होते क्या हैं। डेरिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ केमिकली मॉडिफाइंग अ कंपाउंड टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड विच हैज़ प्रॉपर्टी दैट आर सुटेबल फॉर एनालिसिस ऑफ यूजिंग गैस क्रोमेटोग्राफी। तो डेरिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को केमिकली मॉडिफाई करते हैं, जिसके कारण हमको एक न्यू कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है, जिसकी प्रॉपर्टी जो है ऐसी होती है कि जिसका यूज़ हम जो गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए आसानी से कर सकते हैं। Chemical structure of the compound remains same but modify the functional group of reacting compound। तो जो भी इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, लेकिन हम इसके जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर वो पोलर है तो वो नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण वो आसानी से वो है इससे सेपरेट आउट हो जाएगा। देन हम इसका नेट देख लेते हैं, क्योंकि मतलब हमको डेरिवेशंस की नीड क्यों पड़ रही है, आखिर हम क्यों कर रहे हैं इसका डेरिवेशन, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ट पॉसिबल टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड विच आर थर्मली स्टेबल ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो, अगर हमारा कंपाउंड जो है वो वोलेटाइल नेचर का है तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है, एंड वो थर्मल स्टेबल भी है, तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जैसे कि OH हो गया, NH हो गया, COH हो गया एंड SH। तो ये सारे जो है वो पोलर नेचर के होते हैं। तो पोलर नेचर के होने के कारण जो है ये जो स्टेशनरी फेज़ में होती है उसकी इनकी मतलब एफिनिटी जो है वो अच्छी होती है, जिसके कारण ये आसानी से सेपरेट आउट नहीं हो पाते हैं। तो हम इन्हीं के सेपरेशंस को जो है वो करने के लिए हम इसका डेरिवेशंस करते हैं। देन बेनिफिट ऑफ डेरिवेशंस, तो हमको क्या बेनिफिट मिलता है जब हम इसमें डेरिवेशंस करते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज़ वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो इसकी जो है वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पोलर ग्रुप जैसे कि OH हो गया, NH2 हो गया एंड SH, तो ये सारे पोलर ग्रुप्स हैं। तो इसमें हम जैसे कि OH हो गया तो हम इसमें यहाँ से ऑक्सीजन हो गया, NH से नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, एंड फास्फोरस रहता है फंक्शनल ग्रुप। तो इन सारे ग्रुप को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं इसको, ठीक है, इसकी पोलैरिटी, मतलब इसकी पोलैरिटी को रिड्यूस करने के लिए। इंक्रीज स्टेबिलिटी, तो हम अगर इसका डेरिवेशंस करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। टू रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ पोलर सैंपल ऑन एक्टिव सरफेस ऑफ कॉलम वॉल एंड सॉलिड सपोर्ट। तो हम इसके जो भी हमारा कॉलम रहता है तो उसका जो सॉलिड सपोर्ट रहता है तो उस पर क्या हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, पोलर नेचर के होने के कारण। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो पोलर नेचर है उसको कम कर देते हैं, इसके मतलब डेरिवेशंस करके, इसके केमिकल जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं इसमें मॉडिफिकेशंस करके। तो अगर हम इसमें मॉडिफाई कर देंगे तो ये जो है सॉलिड सपोर्ट के साथ मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण वो आसानी से सेपरेट आउट हो जाएंगे।
4 इंक्रीज द डिटेक्टिबिलिटी। तो अगर वो वहाँ पे क्या नहीं होंगे, अडहेर नहीं होंगे वहाँ पे, तो उसकी डिटेक्टिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। देन अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डेरिवेशंस। तो मेनली हमारे पास 4 टाइप्स के डेरिवेशन प्रोसेस होती हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें सेलाइलेशन डेरिवेशन एंड एल्काइलेशन डेरिवेशन एंड एसाइलेशन डेरिवेशंस एंड कायरल डेरिवेशंस। तो हम इन चारों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है सेलाइलेशन। तो सेलाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेलाइल डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं और किसी भी पोलर कंपाउंड होती है उसकी वोलेटिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, और जो भी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है उसको भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो हम इसमें जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्राई मेथाइल सेलाइल ग्रुप को हमने लिया है और ये हमारा सैंपल। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन और यहाँ से जो है ये एक्स, तो ये हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों जो है आपस में रिएक्ट करके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और जो हमारा ट्राई मेथाइल सेलाइल ग्रुप है ये इससे अटैच हो जाएगा। तो जब ये रिएक्शंस होगी तो हमको ट्राई मेथाइल सेलाइल डेरिवेटिव जो है वो ऑब्टेन होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने हेलोजन था, मतलब जो एक्स है उसको यहाँ पे रिमूव किया है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो ये दोनों जो है आपस में रिएक्ट करके रिमूव हो जाएंगे और हमको ट्राई मेथाइल सेलाइल डेरिवेटिव जो है वो ऑब्टेन होंगे। द इजी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड द सेलाइलेशन फॉलो द ऑर्डर। तो जो भी सेलाइलेशंस की जो प्रोसेस होती है वो सबसे अच्छी जो होती है वो एल्कोहल में होती है, देन उसके बाद फिनॉल में होती है, कार्बोक्साइल ग्रुप में जैसे कि RCOH, एंड एमिन्स में RNH2, एंड इसके बाद एमाइड्स में होती है RCONH2। तो ये इसका ऑर्डर है सेलाइलेशंस का। सबसे अच्छा जो है एल्कोहल में होता है। ये MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। एल्कोहल में सबसे अच्छी सेलाइलेशन प्रॉपर्टी होती है और एमाइड में सबसे कम होती है। देन इसका एडवांटेज देख लेते हैं हम अब। तो ये वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड को क्या करता है, सिलाइलेट कर देता है, एंड इजी टू प्रिपेयर। तो ये इजली जो है हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड लार्जर नंबर ऑफ सिलाइलेटिंग एजेंट आर अवेलेबल। तो हमारे पास बहुत सारे सिलाइलेटिंग एजेंट जो है वो अवेलेबल है, तो ये इसका एडवांटेज है। देन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारे जो सिलाइटिंग एजेंट होते हैं वो मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, तो इसके कारण हम इसको एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि इसका जो है ये मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, एंड इसके कारण हम इसको एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं। मस्ट यूज एप्रोटिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हम इसमें एप्रोटिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि एसीटोन हो गया, एथाइल एसीटेट हो गया, एंड एसीटोनाइट्राइल। तो ये सारे एप्रोटिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। एंड सेकेंड है एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड की उसकी पोलैरिटी को रिड्यूस करते हैं बाय एक्टिव हाइड्रोजन विथ एल्काइल ग्रुप। तो हम उसमें एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी एल्काइल ग्रुप से और उसकी पोलैरिटी को हम रिड्यूस करते हैं। दिस रिएजेंट आर यूज टू मॉडिफाई द कंपाउंड विथ एसिडिक हाइड्रोजन लाइक कार्बोक्सिलिक एंड एसिडिक एंड फिनॉल्स। तो हम जो भी हमारा एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये एसिडिक नेचर का होता है, एंड एसिटिक एसिड हो गया C2H5 COH हो गया, तो ये ठीक है। तो इन सारे कंपाउंड्स की हम पोलैरिटी को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में, तो ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमने जो है इससे इसको रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके प्लेस पे ये जो है ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमको एक न्यू कंपाउंड मिलेगा जो कि मतलब पोलर नेचर का नहीं होगा, ठीक है। तो ये आसानी से मतलब सेपरेट आउट हो जाएगा। देन इसका एडवांटेज देख लेते हैं हम। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये वाइड रेंज ऑफ एल्कलाइजेशन रीजन्स अवेलेबल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एल्कलाइजेशन रीजन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये इसका एक एडवांटेज है। एंड रिएक्शन कंडीशन में वेरी, एंड एल्कलाइजेशन डेरिवेटिव्स आर जनरली स्टेबल। तो हम जो भी डेरिवेटिव्स हमको मिलते हैं एल्कलाइजेशंस के बाद, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये है इसका एडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज है लिमिटेड टू एमिन्स एंड एसिडिक हाइड्रोक्साइल। तो हम इसका यूज़ सिर्फ एमिन्स एंड एसिडिक हाइड्रोक्साइल्स के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड रीजेंट आर ऑफन टॉक्सिक। तो हम जो भी रीजेंट यूज़ करते हैं वो टॉक्सिक नेचर का होता है। तो ये थे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दिन हम देखते हैं थर्ड एसाइलेशंस। तो एसाइलेशंस जो है वो अमीनो ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो गया, एंड थायोल ग्रुप जो है उनकी पोलैरिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सिलाइटिक रीजेंट है, ठीक है, वो एल्कलाइजेशन रीजन के कंपैरिजन में
मतलब अच्छे से टारगेट करता है। मतलब जो हमारा एसाइलेटिंग रीजेंट है वो सेलालेटिंग रीजन के कंपैरिजन में किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी को रिड्यूस करने में काफ़ी अच्छा माना जाता है। मतलब ये बहुत ही अच्छे से टारगेट करता है एसाइलेशन रीजन। तो जैसे कि मल्टी फंक्शनल कंपाउंड जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया एंड एमिनो एसिड हो गया, ठीक है, तो इन सब की पोलैरिटी को रिड्यूस करता है ये एसाइलेशन डेरिवेटिव्स। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो हमने जब इसका एसाइलेशन डेरिवेटाइजेशंस कराया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ CH3O एंड यहाँ पे एक जो है एल्काइल ग्रुप जो है इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से फिर ये आपस में रिएक्ट करके इसके साथ यहाँ पे रिमूव हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको एक नया कंपाउंड मिलता है जिसकी पोलैरिटी जो है वो कम होती है, जिससे कारण ये आसानी से सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसका एडवांटेज देख लेते हैं हम। इंक्रीज सेंसिटिविटी बाय एडिंग द मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और आसानी से सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो जो भी हम डेरिवेटिव्स हमको मिलते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोलाइटिकली स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है वो। एडिशन ऑफ हेलोजेनेटेड कार्बन इंक्रीज द डिटेक्टिबिलिटी। तो अगर हम इसमें हेलोजेनेटेड कार्बन का यूज़ करते हैं तो इसकी डिटेक्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। देन इसका डिसएडवांटेज है एसाइलेशन रीजेंट आर मॉइस्चर सेंसिटिव। तो हमारा जो हम एजेंट यूज़ करते हैं वो मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। एंड जो भी रीजेंट है वो उसमें थोड़ा ऑर्डर होता है, ठीक है, बैड ऑर्डर होता है एंड थोड़ा हजार्डस होता है। एसाइलेशन डेरिवेशन कैन बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। तो इसको प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस कि मॉइस्चर सेंसिटिव रहेगा हमारा जो एसाइलेशन रीजेंट, एंड थोड़ा सा उसमें ऑर्डर जो है वो थोड़ा अलग रहेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेडार्जस रहेगा। एंड जो भी हमारा जो इसको प्रिपेयर करना रहता है ये इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। देन अब हम देखते हैं कायरल डेरिवेटाइजेशंस। तो कायरल डेरिवेटाइजेशंस में होता यह है कि जो भी हमारा जो एनेंशियोमर्स है उनसे हम क्या करते हैं, डाइस्टेरियोमर्स को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो एनेंशियोमर से डाइस्टेरियोमर प्रिपेयर करने के लिए 2 वेज दिए गए हैं। तो फर्स्ट है इसमें सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टेशनरी फेज, एंड सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ डाइस्टेरियोमर डेरिवेटिव दैट कैन बी सेपरेटेड ऑन द नॉन कायरल स्टेशनरी फेज। तो ये हैं इसके 2 टेक्निक्स। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव स्टेशनरी फेज है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। देन हम डाइस्टेरियोमर डेरिवेटिव को प्रिपेयर करते हैं। देन इसमें रीजेंट हम कौन कौन से यूज़ करते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है TPC। तो इसका फुल फॉर्म होता है एन ट्राईफ्लोरो एसिटाइल एल प्रोपाइल क्लोराइड। तो इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव एमिन्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड देन सेकेंड आता है हमारा MCF। तो इसका फुल फॉर्म है मेन्थॉइल क्लोरोफॉर्मेट। तो इसका यूज़ हम ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल्स के लिए करते हैं। तो गाइस ये थे इसके डेरिवेटाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।